और दौसा में ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 12 यात्री घायल हो गए। मेहंदीपुर बालाजी से बांदीकुई जंक्शन जा रहे थे। सभी श्रद्धालुओं को बांदीकुई लेकर ये बोलेरो जा रही थी। मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी मोड़ पर यह हादसा हुआ। टक्कर मारने वाला ट्रक मौके से फरार हो गया। बोलेरो को बचाने की कोशिश में एक अन्य ट्रक पलट गया। तो दौसा में एक भीषण सड़क हादसा। ये ट्रक की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से ट्रक भी यहां पर पलट गया और जो सामने गाड़ी थी उस गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। लोहे से भरा हुआ ये ट्रक। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? ये तीनों ही वाहन हैं जो भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रहे थे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में मानपुर थाना क्षेत्र के समीप एक सीकरी मोड़ है, यहाँ पर यह पूरा हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक ने इस बोलेरो को टक्कर मारी और जो बोलेरो में जो सवार करीब 1 दर्जन जो यात्री थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें सिकराई अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद में जो ट्रक था, ट्रक चालक लेकर फरार हो गया। पीछे से एक अन्य ट्रक आ रहा था, तो वह भी जो पूरा हादसे के बाद में अनियंत्रित हो गया और वो पलट गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो और जो ट्रक है उसको हटाकर यातायात को सुचारू करवाया जा रहा है। साथ ही जो घायल लोग हैं उन्हें सिकराई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी घायल लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए आए थे और अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे, जो बांदीकुई जंक्शन पर जा रहे थे, जहां से विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से अपने गंतव्य पर जाते। लेकिन उसी बीच ये मानपुर इलाके में यह हादसा हो गया। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गुजरात की भूपेंद्र पटेल को फिर मिले कप्तान। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पंजाब के तरन तारण में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इस हमले में फिलहाल किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। बैतूल के मांडवी में बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय तन्मय का देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद तन्मय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे जिंदगी की जंग बच्चा हार गया। बता दें कि बच्चा 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। शनिवार सुबह को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 316 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं गुरुग्राम की वायु गुणवत्ता 293 AQI के साथ खराब श्रेणी में रही। तमिलनाडु के लिए अगले कुछ घंटे मुसीबत वाले हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान में मैंडूस ने शुक्रवार देर रात यहां मालमपुरम के निकट दस्तक दी, जिसमें तटीय तमिलनाडु में मध्यम से भारी बरसात हुई। मौसम विभाग ने अभी आगे भी और बारिश होने की आशंका जताई। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में करीब 13.8 किलोमीटर यात्रा चली है। इसके बाद अरनेठा गांव में विश्राम स्थल बनाया गया। अब दोपहर 3:30 बजे यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। बीजेपी की जन आक्रोश रैली का आगाज हो गया। 2 दिन में 110 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 45 वरिष्ठ नेता जाएंगे। इसमें सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत कमान संभालेंगे। हनुमानगढ़ धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस मामले में पुलिस ने बीकानेर संभाग में नाकेबंदी करवाई। बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 7 से बढ़कर 11 पर पहुंच गई। वहीं गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। जयपुर के गोकुलपुरा में चल रही जेडीए ने अवैध रूप से बनाए गए विला को ध्वस्त कर दिया। ये विला तिरुपति नगर योजना के तहत बनाया जा रहा था। जेडीए ने विला बनाने से पहले नोटिस भी दिया था। टोंक जिले के मालपुरा में चोरों ने रात भर उत्पात मचाया। चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी और सामान पार कर लिया। दौसा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परचून की दुकान की आड़ में वन्य जीवों के अंग बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार और पिंटू नाई मलिकपुर गांव का रहने वाला है। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके के अलीपुर के पास शराब ठेके पर 25 नवंबर को हुई लूट और तोड़फोड़ की वारदात के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पचेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर के कोटड़ा में बैलों की चोरी कर रहे चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़े। चोर को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की।
अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टहटड़ा गांव में एक परिवार के लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला किया गया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में बीती रात भी खेत से बोरवेल मशीन और केबल चोरी होने का मामला सामने आया। अज्ञात लोग चोरी करके फरार हुए। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रतिबंधित और हरे पेड़ों की कटाई कर अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्त हो गया। वन विभाग की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए खेजड़ी की लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी। सीकर के फतेहपुर में बुधगिरी मंडी के पास हाईवे के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाने से कुछ ही दूरी पर युवक ने यहां पर फांसी लगाई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारियों ने अचानक मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। दौसा के ग्राम मीणापाड़ा में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते एक युवक घायल हो गया। इसमें 108 एम्बुलेंस से दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायल युवक का उपचार जारी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर की बिंजौर चौकी में शुक्रवार बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स के बीच हुई फायरिंग के बाद बीएसएफ के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की मुख्य वितरिका एलएनपी नहर क्षेत्र के किसानों के द्वारा क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालवाला हेड पर धरना शुरू कर दिया गया। पोखरण के खटीक समाज को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी। मंत्री साले मोहम्मद ने खटीक समाज के लिए 21 लाख की लागत से लाइब्रेरी और व्यायामशाला का शिलान्यास कर सौगात दी। और जोधपुर के पाली रोड कंकानी के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री के हॉल में लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में सनसनी थी। सूचना के बाद दमकल पहुंची। 10 से ज्यादा और 2.5 घंटे लगे आग पर काबू पाने में। बड़े-बड़े शार डैम है, शार डैमों में आग लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खोली गई इंदिरा रसोई को लेकर नगर परिषद और एबीवीपी आमने सामने है। राजकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राजकीय चिकित्सालय और महाविद्यालय दीवार के बीच इंदिरा रसोई खुली है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य मार्ग पर दरवाजा खोलकर नगर परिषद द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की बात कहते हुए इसका विरोध किया। छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रांत सह मंत्री रतन वैष्णव के नेतृत्व में महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया कि महाविद्यालय की जमीन हथियाने की इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि हमें ज्ञात है कि कुछ समय पहले एक रसोई का निर्माण इस महाविद्यालय के अंदर हुआ राज्य सरकार के दबाव के अंदर ये निर्णय पुलिस प्रशासन ने लिया। लेकिन अब हमें जानकारी से मिल रही है कि उस रसोई के लिए अलग से चोर रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी लिप्त है, चित्तौड़ की नगर परिषद भी लिप्त है और जिला प्रशासन भी लिप्त है। विद्यार्थी पुलिस का स्पष्ट मत है कि महाविद्यालय के अंदर प्रवेश के लिए पहले ही 3 द्वार हैं और उसके अलावा चौथा द्वार की कोई आवश्यकता नहीं है। पोखरण के खटीक समाज को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर खटीक समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। मंत्री ने खटीक समाज के लिए 21 लाख की लागत से लाइब्रेरी और व्यायामशाला का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी। मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि मैं हर समाज के विकास कार्य को लेकर तत्पर हूं और पोखरण विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। क्षेत्र में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव अच्छा काम करता रहता हूं। खटीक समाज हमेशा यहाँ पर बहुत बड़ा समाज है और यहाँ पर काफी लोग जो है शिक्षा में भी काफी उच्च स्तर पर गए हैं। तो अभी यहाँ पर इनके पुस्तकालय भवन का आज हमने किया है और 21 लाख रुपए हमने दिए थे। वहाँ इनकी बगीचे के अंदर भी वहाँ पर काम भी होगा। तो ये दोनों काम मैं समझता हूँ समाज के विकास के लिए जरूरी भी है। और इससे पहले जो आज जो इनकी नंबर 3 स्कूल है उसमें हमने महात्मा गांधी स्कूल के नाम से इंग्लिश स्कूल भी खुलाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको कई बार देखा कि हिंदी मीडियम तो जाते हैं पर इंग्लिश मीडियम वो बच्चे बहुत कम जा पाते हैं। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 10 से 17 दिसंबर तक वन्यजीव गणना शनिवार से आरंभ हो गई। सरिस्का में वन्यजीव कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद आज से अलग अलग टीम बनाकर सबसे पहले 3 दिन तक बाघ, पैंथर और मांसाहारी वन्यजीवों की गणना की जा रही है। एनटीसीए की ओर से निर्धारित फेज 4 प्रोटोकॉल के तहत होने वाली वन्यजीव गणना के लिए 100 से ज्यादा वन्य कर्मियों की टीम, नेचर गाइड, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भाग ले रहे हैं।
सरिस्का में वन्यजीव गणना ट्रांजिट लाइन और कैमरा ट्रैप पद्धति से की जा रही है। 17 दिसंबर के बीच में हमारी ट्रांजिट लाइन सर्वे होगा, जिसमें वन्यजीव गणना और इसके अलावा वन्यजीव से संबंधित उनके साइन सर्वे भी होगा और इस तरह से सारे के सारे जारी रहेगी। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद सरकार सख्त, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। ऐसी घटनाओं को लेकर बनाया जा रहा है एक्शन प्लान। लापरवाही होने पर दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सिलेंडर में कमी होगी तो कंपनी जिम्मेदार होगी। प्रदेश भर में रिफिल प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा। मैरिज गार्डन के लिए जल्द जारी होगी गाइडलाइन। मैरिज गार्डन में सेफ्टी की जिम्मेदारी संचालकों की होगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में बोले खाचरियावास। जोधपुर हादसे की शुरुआती जांच में गैस लीक की बात सामने आई। लीक का क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार भी अब एक्शन में आई है और इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास साहब मौजूद है। सर, किस प्रकार की जांच हो रही है और क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, आप खुद जानते हैं जोधपुर की घटना से पूरी सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद मौके पर पहुंचे, परिवारों से मिले, पूरे प्रशासन की उन्होंने खुद ने मीटिंग ली है, डायरेक्शन जारी किए हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर मीटिंग हुई है, मेरे खुद के स्तर पर मीटिंग हुई है और बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस कंपनियां दोषी है तो कंपनियों के खिलाफ, कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ। तो हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे डीएसओ हो, चाहे कलेक्टर हो, सब लोगों की गाइडलाइन भी हमने जारी की है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंगें होगी, गाइडलाइन तय होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितने सख्त कदम सरकार उठा सकती है सब कदम उठा। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? कहां पर लापरवाही रही? शादी समारोह के बिहार पर लापरवाही रही या फिर गैस की? शुरुआती तो ये बताया जा रहा है कि साहब गैस लीक हो गई और गैस जब पाइप लगाई जाती है तो गैस लीक हुई। जब गैस लीक होती है तो पता चलता है, तो ऐसे में गैस चालू नहीं की जाती है। तो गैस लीक कर रही थी इसलिए विस्फोट हुआ, यही आया सामने अभी तक तो। लेकिन लीक का क्या कारण था हम उस पर जा रहे हैं। एक तो होता है भाई आपने पाइप गलत लगा दिया या लगाने वाले की गलती से आ रही थी। एक ये हो कि कंपनी के सिलेंडर में कमी थी और फीड लीकेज था, तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ। यदि उस सिलेंडर में कमी है, कहीं रेगुलेटर में कमी है तो फिर कंपनी जिम्मेदार है। तो उसके लिए पूरे प्रदेश भर में किस प्रकार, आपने कहा कि निरीक्षण भी किया जाएगा, तो किस प्रकार ये जो रिफिल प्लांट है इनके कंपनियों के, उन रिफिल प्लांटों पर कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा आप जाकर चेक कीजिए रिफिल कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरे पास कल गैस एजेंसी मालिकों ने शिकायत की है कि साहब ये जो रिफिल कर रहे हैं उस रिफिल को भी प्राइवेट रिफिल प्लांट है, सिर्फ आईओसी के पास खुद के प्लांट है। अब वो वहाँ पे सेफ्टी जितने भी सिस्टम है वो लागू नहीं करते हैं, इसलिए इतनी प्रॉब्लम होती है। और गोदामों में भी भाई 5 किलो का सिलेंडर जो बिक नहीं रहा है वो भरा पड़ा है, तो फिर ये 14 किलो का सिलेंडर कहाँ पर रखे। तो वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे। ये मानकर चलिए ऐसी दुर्घटनाएं रुके, उसके लिए जितने अच्छे से अच्छे कदम, सख्त से सख्त कदम उठा सकते उठाएंगे। लास्ट सवाल है, शादी समारोह में बड़ी संख्या में सिलेंडर यूज होते हैं, जो मैरिज गार्डन है वहां पर भी बड़ी, तो वहां पर एहतियात, क्योंकि ऐसे हादसे फिर न हो, फिर इस प्रकार से जान माल का नुकसान न हो, उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? मैरिज गार्डनों के लिए जल्दी गाइडलाइन जारी करेंगे। वैसे गाइडलाइन पहले से जारी है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी वो जो मैरिज संचालक है उसके जिम्मे है, क्योंकि वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, उनको वो सिलेंडर बाहर लगाने पड़े। सारी गाइडलाइन पहले से जारी है। तो इस तरह के मैरिज है उनके ऊपर भी वापस एक बार सख्ती करके कार्रवाई करेंगे। यदि कहीं पर नॉर्म्स को पूरा नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। दिव्यांगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का सच दिखाती ये कहानी धौलपुर की है। 22 साल का दिव्यांग युवक अब तक दिव्यांगों को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से महरूम है। 99% दिव्यांग ये युवक अब केवल अपने परिवार वालों के भरोसे जिंदा है। धौलपुर शहर के सिटी कोतवाली स्कूल के पीछे स्थित मदीना कॉलोनी के अंकित बिना सहारे के ना तो चल सकते ना उठ बैठ सकते हैं। इसी परेशानी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि अंकित अब भी पढ़ना चाहता है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकारी सहयोग की सख्त दरकार है। अंकित मेरा छोटा भाई है और इसकी सारी नहलाने धुलाने की और जो भी काम इसका होता है, खिलाना पिलाना जो भी है वो सारा काम मैं ही करती हूँ। और भाई वगैरह भी करते हैं। इसको कहीं घूमने का मन होता है तो बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं, लेकिन सरकारी सुविधा इसको अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। ना तो इसकी पेंशन हुई है और ना इसको जैसे कहीं ले जाने लाने के लिए कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं मिला है। वो शुरू से ही जान से विकलांग है और उससे हमने बड़ा हुआ
तो हमने इलाज भी कराया लेकिन सही नहीं हो सका और आगे इलाज कराना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं पहले 9th क्लास में पढ़ता था। मैंने ले जाने लाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने 10th के एग्जाम नहीं दिए थे। अगर कोई सरकार कोई हेल्प कर सके तो आपकी पेपर होगी। कोचिंग नगरी में पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से ज्यादा मेहमानों को भी ये संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई गई और पूरे समारोह को नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में तब्दील कर दिया। और इसी के साथ में मेरी निकासी में लोगों को नेत्रदान संकल्प करवाने के साथ साथ ही मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। इसीलिए आज रात को निकासी में हम नेत्रदान संकल्प की एक झांकी निकालेंगे, उससे लोग देखकर प्रेरित होंगे। न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना के बाद अब कोटा के एमबीएस अस्पताल में पहली बार ट्राई लॉब्ड ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेसिकुलर कॉइलिंग द्वारा जटिल ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवनदान दिया गया। यह ऑपरेशन और इलाज पहले देश के महानगरों के अस्पतालों में संभव था, लेकिन यह सुविधा अब कोटा में भी उपलब्ध हो गई है। बता दें, 67 वर्षीय सुगनाबाई को 21 नवंबर को सिर में दर्द और बेहोशी आने की वजह से अस्पताल के मेडिसिन यूनिट में भर्ती किया गया। इनकी 26 नवंबर को एमबीएस हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन लैब में एन्यूरिज्म की कॉइलिंग की गई और यह ऑपरेशन सफल रहा। वो विनायका गांव का रहने वाला था और वो मेडिकल कॉलेज के नवीन चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। उसको सिर में दर्द की समस्या थी, साथ में वो अल्टर सेंसोरी यानी कि बेहोशी की हालत में था। वहां पर सीटी स्कैन की जांच कराई तो उसमें डिफ्यूज सब अरेक्नोइड हेमरेज पाया गया। उसको परामर्श हेतु हमारे पास भिजवाया गया। हमने सीटी एंजियो कराई तो उसके अंदर एक एन्यूरिज्म का होना पाया गया और हमने उसकी जब डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी करी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पिकोम आर्टरी के जंक्शन पर एक ट्राइलोब्ड एन्यूरिज्म मिला, जो कि दुर्लभ होता है और कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। फिर हमने उसको न्यूरो इंटरवेंशन लैब में उसकी कॉइलिंग द्वारा उसका उपचार किया। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खाना पी रहा है और अब डिस्चार्ज के लायक है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोडवेज ने एक नई सौगात दी। रोडवेज प्रशासन ने खाजूवाला से अमृतसर के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। शुरुआत पर बस को फूलों की मालाओं से सजाया गया। सीमा सुरक्षा बल के समादेष्टा, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक सहित अतिथियों की उपस्थिति में बस चालक और परिचालक का स्वागत करते हुए बस को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस बस के संचालन से खाजूवाला, पुगल और दंतौर क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी लाभ मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी जाने वाले हजारों यात्रियों को रोडवेज में सुलभ यात्रा मिल सकेगी। आप लोगों के प्रयास से ये खाजूवाला से अमृतसर के लिए सेवा शुरू की गई है। ये शाम को 3:55 पर यहाँ से रवाना होगी और सुबह 4 बजे के लगभग अमृतसर पहुंचेगी। यहाँ से घरसाना जो रावला का मार्ग है, अनूपगढ़ से गंगानगर होकर के आगे पंजाब में जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।